हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 10 मिनट जरा आप मेरी बात को सुनें। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हायरिंग्स कैसी होने वाली हैं, क्या रिसेशन इस ईयर ख़त्म हो चुका है या आगे की हायरिंग्स इस ईयर में कैसी रहने वाली हैं, किन बच्चों को चिंता करनी चाहिए, किन को चिंता छोड़ देनी चाहिए और अगर जॉब लें तो ले कैसे। तो इस वीडियो में मैं अपने आपको जो मेरे विचार हैं, जितना मैंने अभी तक देख लिया है इस ईयर को, मैं उस हिसाब से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या रिसेशन एंड हो चुका है? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। तो देखो, मैं इसमें मेरा एक जो आंसर है वो कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक कह सकते हो। 2021 में सबसे ज्यादा हायरिंग्स हुई, 2022 में उसके कंपैरिजन में कम हायरिंग्स हुई, 2023 में उसके कंपैरिजन काफी ज्यादा कम हायरिंग्स हुई, और अब ये चल रहा है 2024 जिसकी स्थिति 2023 से बेटर है, बट 2022 से अभी भी ये कम स्तर पर है। अब इस ईयर जो रहने वाला है उसमें जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या रहने वाली है? तो देखो, ये जो पूरा ईयर है ना, इसको अब आप रिसेशन नहीं बोल सकते कि कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं। कंपनीज हायर कर रही हैं। 2023 से स्थिति काफी ज्यादा बेहतर हुई है, 2023 से हम काफी अच्छी कंडीशन में पहुंचे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। कहीं ना कहीं अभी भी सिचुएशन कहीं हम खराब ही बोल सकते हैं, उतनी ज्यादा बेटर नहीं है। बट यहां पर जो एक चीज हो जाती है कि ये स्थिति अब नहीं सुधरेगी। अब जो ऑफ कैंपस हायरिंग्स का माहौल है वो यही रहने वाला है। वो इसलिए रहने वाला है कि अगर आप रिपोर्ट्स को उठाकर देखो तो आईआईटीज का प्लेसमेंट भी 30% तक ड्रॉप हुआ है, आईएएम्स के प्लेसमेंट में 50% तक की ड्रॉप है। इवन जिन बच्चों पर पहले आईआईटी आईएएम्स में जाकर तीन तीन ऑफर हुआ करते थे, आज उन पर एक सिंगल ऑफर है। जब आईआईटी और आईएएम में वो वाली कंडीशन है, तो आप लोग टीयर 3 के हो, मैं एक टीयर 3 का स्टूडेंट था पहले, तो हम लोगों के लिए क्या होने वाला है आगे, तो वो जानना ज्यादा जरूरी है। और हमें किन चीजों पर फोकस अप करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति है अब ये ऐसी ही रहने वाली है। हायरिंग्स पे कोई सुधार नहीं होने वाला है। ऑफ कैंपस हायरिंग, ऑन कैंपस हायरिंग, दोनों में यहां पर हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में और उसके भी नेक्स्ट ईयर। देखो, इसमें दो चीजें मुझे जो करनी है, सबसे पहले ये है कि जो लोग 2023 या उससे पहले बैच वाले हैं और जो लोग 2024 या उसके बाद वाले बैच के हैं, तो सबसे पहले जो लोग 2023 या उससे पहले बैच वाले हैं, आपके लिए यहां पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। मतलब थोड़ा सा आपको यहां पर टेंशन लेनी पड़ेगी। और जो लोग 2024 बैच से हैं या जो लोग 2024 बैच के बाद वाले बैच से हैं, उनको यहां पर अभी उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब टेंशन लेने की जरूरत है, बट पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। 2023 या उससे पहले वाले बैच के लिए अभी ये थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो गई है। कैसे हो गई उसका मैं रीजन बताता हूं। जो मेजर हायरिंग्स आनी थी ना 2023 बैच के लिए, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं बहुत बड़ी मास हायरिंग्स में, वो मोस्टली आ चुकी हैं। जिनमें आपके पास आपने देखा, जैसे आपको कॉग्निजेंट की हायरिंग देखने को मिली, टेक महिंद्रा की हायरिंग देखने को मिली, अभी प्रोसेस में भी चल रही है। ठीक है, कैप जेमिनी की हायरिंग का भी कुछ अता पता है नहीं, इन्फोसिस हायर करेगी नहीं ऑफ कैंपस। ठीक है, टीसीएस की हायरिंग आपको पता ही है ऑन कैंपस कंडक्ट करा दी गई है। और बाकी जो एचसीएल की हायरिंग है वो उस पर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत हायरिंग्स थी 2023 बैच के लिए, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक अच्छी हायरिंग्स थी, वो यहाँ पर निकल चुकी है। बट ऐसी बात नहीं है कि पूरी चीज़ें निकल गई, अभी भी हमारे हाथ में काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक एक्सेंचर की हायरिंग भी जो एक बड़ी थी वो निकल गई है। बट 2023 और पहले वाले बैचेस के लिए यहाँ पर एक टेंशन वाली सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि अब आप लोग जिस कंडीशन में हो, आपको यहाँ पर एक इमीडिएट जॉब वाली कंडीशन में आप आ जाते हो, जहाँ पर आपको इमीडिएट जॉब चाहिए। जो कि 2024 बैच है और उसके बाद वाले बैच हैं, उनको यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, आपके पास अभी 1 साल है, 1 साल तक आपके लिए बढ़िया बढ़िया हायरिंग्स आएंगी। और अगर आप इस चैनल पे हो तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि मतलब आपको यहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा, तो आपके लिए तो ठीक जगह, ठीक चीज़ है। अभी आप थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो उससे पहले वाला बैच है, सबसे पहले मैं उसको बताना चाहूँगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। एक तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि अगर कल इंटरव्यू आ जाता है, अगर मेरे को अभी शाम को मैसेज आए कि कल मेरा इंटरव्यू है या कल टेस्ट है, तो आप उस कंडीशन में हो कि आप उस चीज़ को क्रैक कर पाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या माइंड में रखनी है, दैट इज कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस नहीं होनी चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये क्रूशियल पीरियड है। इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अभी टाइम निकाल दोगे ना, 6 से 7 महीने 8 महीने, उसके बाद आपके लिए कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। क्योंकि अगर कोई नई हायरिंग इस वक्त आती है, तो उसके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने से लेके ऑनबोर्डिंग तक, जैसे अगर आपके हाथ में अभी कोई ऑफर लेटर नहीं है, तो उसमें आराम से 3 से 4 महीना लग जाता है। तो अगर आप ये मान के चलो, अगर आपको नेक्स्ट 2 से 3 महीने में अगर आपके हाथ में जॉब नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर आपको टोटल 6 से 7 महीने लग जाएंगे
एक ऑनबोर्डिंग लेने में, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी अब ऐसी होती जा रही है और जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी टफ होगी। बट यहाँ पर एक जो रिलैक्सेशन की बात है वो ये है कि अगर आप अभी देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके हमें देखने को मिले हैं लास्ट के 2 मंथ्स में, और आगे भी हमें थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, चांसेस हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है, देखो मैं आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ। टेक महिंद्रा की अपॉर्चुनिटी है, कॉग्निजेंट की अपॉर्चुनिटी है, दो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 2022-2023 बैच के लिए, ठीक है। इसमें जो कंपटीशन हुआ और इसमें बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जो खासकर मैं पॉइंट करना चाहूँगा कॉग्निजेंट की जो हायरिंग है उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये बात ट्रू है। बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फिर टेक महिंद्रा की हायरिंग आई है, उसमें भी बच्चों को ऑफर लेटर भी मिल गया, ज्वाइनिंग हो गई, जो पहले वाला फेज था, ठीक है। और अभी भी एक हायरिंग चल रही है। जब आप ऑफ कैंपस में पार्टिसिपेट करते हो तो ये कंपटीशन आपको एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, जो आपको इन हायरिंग्स में देखने को मिला, जो कि मैं कहूँगा कि इवन एवरेज कंपटीशन से थोड़ा सा कम ही था, अगर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया तो, ठीक है। तो इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि इतना कंपटीशन तो आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये एक चीज़ विचार करने लायक है, अगर आप इनमें से किसी राउंड में फेल हुए तो उसका क्या रीज़न था और आप किस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के मौके कम देखने को मिलेंगे, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आगे से अगर आपको इस टाइप का कोई मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपनी से हो, तो आपको उस मौके को सीधे जॉब में तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी आपका हायरिंग राउंड ले रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरव्यू या रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करा रही, ये बात गारंटी होती है वो किसी ना किसी को रिक्रूट करती है। बट ये बात अलग है वो आपको रिजेक्शन नहीं देती, रिप्लाई नहीं देती, वो बात अलग है। बट किसी ना किसी की रिक्रूटमेंट उसमें जरूर होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में अच्छा खासा पैसा जाता है। तो वो लोग ये तो नहीं करेंगे कि टेस्ट अप्लाई करके किसी को रिक्रूट ना करें, ऐसा नहीं होता है। और जैसा कि मैं अपने पर्सनल डीएम्स की बात करूँ तो मैं ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को डेली मैसेज आते रहते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें सिलेक्शन हो गया। अगर मैंने शेयर करना चालू कर दिया तो फिर तो यही बताता रह जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता। बट मैं ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनसे मेरी बातचीत रहती है, बहुत सारे बच्चे हैं, एक दिन मैं आपको हो सके तो किसी वीडियो में पूरे मैसेजेस भी दिखा दूंगा, उन बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन हो रहे हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो स्थिति खराब है, बट अगर आप में दम है तो वो बच्चे जॉब लेके जा रहे हैं। और 2020 खासकर मैं ये बोलना चाहूँगा, 2023 और 2022 बैच में भी जिन बच्चों के पास जॉब नहीं लग पाई है, 2024 बैच से इवन काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी। इसमें मुझे एक नाम याद आ रहा है, एक लड़का था करण करके, फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। उससे मेरी बात हुई थी। ओनली इन 3 months ही क्रैक्ड 4 कंपनीज ऑफ कैंपस। हमारे ही चैनल पे वीडियोस देख देख के 3 मंथ में 4 कंपनी निकाली उसने, 4 कंपनी। अब वो मैंने भी उससे ये बात जानने की कोशिश करी कि भाई, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ें थोड़ी वैसी थी, तो उसने जो 3-4 चीज़ें बोली है वो आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जो चीज़ें अपन को फोकस रखनी है, ठीक है। तो उसने जो 3-4 चीज़ें बताई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहली बात जो उसने बोली थी वो ये थी कि एक तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता मैं, सब में अप्लाई कर देता हूँ। दूसरी बात, मेरी सिचुएशन हमेशा ऐसी रहती है कि इंटरव्यू अगर कल हो जाए तो मेरे में वो क्षमता है कि मैं उसको कल निकाल पाऊँ। मैं वेट नहीं करता अपॉर्चुनिटी के सामने से आने का कि जब इंटरव्यू आएगा तब देखी जाएगी या जब टेस्ट आएगा तब देखी जाएगी। प्रिपरेशन 100% कंप्लीट रहती है। और तीसरी बात, कंपटीशन का अंदाजा, मार्केट का अंदाजा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी कंपटीशन में जा रहा हूं, अगर मैं डिलॉयट एनएलए में जा रहा हूं, तो उसमें खुद का परफॉर्मेंस मैटर करता है, वो बात मैं मानता हूं। लेकिन आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर 40,000 बच्चे हैं तो उनके बीच में 1,000 आने में मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेरी किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, और जो तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं उसमें मैं किस पॉइंट पर जाऊं जिनसे मैं उनसे अलग हूं, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि बेटा देखो, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं ना, ये जॉब है, ठीक है, जॉब है। ये इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है कि आप सोचो कि घर पे मैं बैठे रहूं, बस केएन एकेडमी की वीडियो देख ली, अप्लाई कर दिया, अब रिप्लाई आ गया। भाई हम जो है ना, हम न्यूज़ डालते हैं, मतलब कोई कंपनी आई, ठीक है, आपको पैटर्न बता सकते हैं, बट जो तैयारी करनी है, जो इंप्रूवमेंट करनी है, वो आपको करना है। उसके बाद की चीज़ें सारी आप पे डिपेंड करती है। मैं अपना काम क्या कर सकता हूँ कि कोई कंपनी ने हायरिंग निकाली, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो मिस नहीं होगी इस चैनल पर, वो मैं बोल सकता हूँ। बट आगे की जो मेहनत है वो आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो अपन के कुछ पॉइंट हो गए, और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेजेंटेशन। आपको डेली आपको ये मान के चलो कि आप यहां पर बैठे हो, सामने इंटरव्यूअर बैठा है, आप उसके सामने कैसे प्रेजेंट करोगे, आप अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज उसने क्वेश्चन पूछ लिया प्रोजेक्ट के ऊपर, आप कितना बेहतर से बेहतर आंसर दे सकते हो, इस चीज पर डेली प्रैक्टिस आपको करनी है। बिकॉज क्या हो जाता है कि चलो
असेसमेंट आ गया, असेसमेंट निकाल भी लिया, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, फंस जाते हैं, रिजेक्शन आ जाता है, क्यों? उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है उतनी, हमारी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कैसे अपन अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें, कैसे हम हमेशा बी रेडी वाली सिचुएशन में रहें, वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो बच्चे 2024 के इस बैच को देख रहे हैं ना, उनको लेकर मैं एक यहां पर बात कहना चाहता हूं, 2024 या 24 के बाद वाले देख रहे हैं, देखो आपके लिए जो चीज़ है ना वो ये है, आप ये मत मान के चलना अभी से कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। पहली बात तो आपके पास टाइम है, वो अच्छी बात है, बट यहां पर जो दो चीज़ें हैं, आप वो वाली गलती मत करना जो आप अपने सीनियर्स की देखते हुए आ रहे हो, कि वो तब तक बैठे रहे जब तक लगभग ईयर पास आउट नहीं होने वाला था, और तब तक उनने एटलीस्ट अपने स्किल इंप्रूवमेंट का काम नहीं किया। अब दो दो चीज़ें हो गई, मतलब जब उनने कॉलेज पास आउट कर लिया, अब अप्लाई भी कर रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर आप अभी कॉलेज में हो 2024 बैच वाले, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, तो एक चीज याद रखना कि अगर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी उठा के कोडिंग सीख रहे हो या कुछ सीख रहे हो। आपकी प्रिपरेशन फुल ऑन होनी चाहिए। और ये बात का मैं साक्षी बन सकता हूं, क्योंकि मैं कोई आईआईटी से नहीं हूं, मैं नॉर्मल कॉलेज से ही हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं। जब मैं ऑफ कैंपस में ट्राई कर रहा था तो मैं बीएससी का था, ठीक है, मैं बीएससी का था, और मेरा कंपटीशन हुआ है डायरेक्ट आईआईटीएंस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, अमेजोन में हुआ है। तो उनके बीच में जब मैं लड़ा तो किसी चीज ने मेरा साथ नहीं दिया, ना वो कॉलेज था ना कुछ था, केवल एक चीज ने साथ दिया था, वो थी मेरी खुद की स्किल, मेरी खुद की कोडिंग। मैं जितनी जल्दी क्वेश्चन कर पा रहा था उसने मेरा साथ दिया है। और वो कॉम्पिटिशन कोई छोटे मोटे नहीं थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन थे, लेकिन उनको क्रैक करने में क्या चीज़ हेल्प हुई? फुल प्रिपरेशन, फुल कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन पे 100% गारंटी कि भाई मैं पूरा तरीके से प्रिपेयर हूं। जब तक आपके खुद के मन से ये चीज नहीं आएगी कि मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूं, तब तक जॉब लगने के चांसेस थोड़े कम हैं। हो सकता है आपकी जॉब लग जाएगी, और बहुत बच्चों की लगती भी है जिनकी 100% प्रिपरेशन नहीं होती है, बट उनके परसेंट कम होते हैं। जिन बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं तो भाई एक इंटरव्यू का तैयार कर रहा हूं, 2 इंटरव्यू का तैयार कर रहा हूं, मेरे सामने आएगा मैं निकाल दूंगा, वो वाला कंपटीशन, वो वाला आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, रिसेशन वाली चीज, कंपनीज की हायरिंग वाली चीज आप दिमाग से निकाल दो। ये इसलिए निकाल दो कि आप ये जितनी चीजें पढ़ोगे ना, ये यार कंपनीज कम हायर कर रही हैं, ये ऐसा हो रहा है, वो चीजें मन में सेल्फ डाउट और एक एक्सक्यूज पैदा करेंगी कि हायरिंग्स कम है। सिचुएशन खराब है, ये पूरी दुनिया जानती है, बट ऐसा नहीं है कि सिचुएशन केवल हायरिंग्स में खराब है। आप किसी भी कंपटीशन में जाओ, आप किसी भी आर्ट में जाओ, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, सभी में इवन इससे ज़्यादा कंपटीशन है, हर जगह इससे ज़्यादा कंपटीशन है। तो सिचुएशन हर जगह ही खराब है, वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है, बट उसी सिचुएशन में ही हमें आगे निकलना पड़ता है। आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर इसमें रहना पड़ेगा। अब नाउ बात करते हैं आगे के टाइम में हमें क्या चीज़ें देखनी है। तो देखो 4-5 चीज़ें मैं डिवाइड करूंगा यहां पर, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले टारगेटिंग स्टार्टअप्स, तो आपको स्टार्टअप्स को टारगेट करना है, ठीक है। जो आप ये सोचते हो ना कि कंपनी थोड़ी सी वैसी है क्या, अरे आप ऑफर ले लो, उसके बाद भले ही रिजेक्ट कर दो। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं, इवन कोई कंपनी अनपेड भी कुछ प्रोवाइड करा रही है ना, तुम ऑफर ले लो पहले, उसके बाद रिजेक्शन कर दो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार उसको क्रैक करके देखो, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तीसरी चीज, कोडिंग फंडामेंटल्स प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल आंखों में बंद करके रात को भी अगर कोई जगा के बोले ना कि बता दो तो बता दो, इस लेवल की प्रिपरेशन अपन को रेडी करके रखनी है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं हमेशा कहता हूं, दैट इज बी एक्टिव इन कम्युनिटी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जितना एक्टिवेट रहोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही आप अपने आप को पॉलिश करोगे, आपके लिए चीज़ें यहाँ पर आसान होंगी। तो बस अपना फोकस इस चीज़ में लगा के रखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है और आगे हमें चीज़ों को कैसे देखना है। दैट्स इट। रिसेशन विसेशन कुछ नहीं है, सब ओवर हो चुका है, टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने आप को एक परफेक्शन की तरफ ले जाने की आपको कोशिश यहाँ पर करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।